और जब ये शब्द जो आपने पढ़े होंगे कि साड़ी साया खोल करके तुम्हें घुमाऊँगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? परमेश्वर मुखिया के बारे में ये बोलने का? आपको लगता है कि इसके पीछे भाजपा भी हो सकती है? व्यक्तियों में जो लोग मुझे गाली देने वाले हुँ। थे, वो अपने आप को सो कॉल्ड ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थक, आशुतोष के समर्थक। ये आपने पढ़ा, आपको ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आए, जी। इसके बाद आपने क्या किया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां हमेशा ही पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है। और अगर महिला ताकतवर हो, अपनी बात रखना जानती हो, अपनी शर्तों पर जीने की चाहत रखती हो, तोड़ना चाहती हो समाज के दकियानुसी ढांचे को, फिर तो उसके काम करने की परिस्थितियां लगभग असंभव बना दी जाती हैं। और खासकर तब जब कोई महिला राजनीति में उतरने की कोशिश करे, जब वो समाज को प्रभावित करने की कोशिश करे, जब कुछ नया रचने की कोशिश करे, तब एक मर्दवादी समाज अपनी पूरी फूहड़ता के साथ उसके खिलाफ तनता हुआ नजर आने लगता है। और ये किसी एक घटना की बात नहीं है। युद्ध हो, बेईमानी हो, बदमाशी हो, हर तरह से महिलाओं को दबाने की कोशिश, एक तरीके से अगर कहें कि महिलाओं के काम करने की परिस्थितियां पुरुषों के मुकाबले मुश्किल भरी होती हैं, तो ये बात हर लेवल पर लागू होती है, हर स्तर पर लागू होती है। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान है। और सारिका, आपका पहले तो आर्टिकल 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सारिका को हमने इसलिए आर्टिकल 19 का मेहमान बनाने का फैसला किया क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो एक इंसान के तौर पर भी आपको प्रभावित करती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप पत्रकारिता में हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मैनेजमेंट में हो, लेकिन एक इंसान तो है। और एक इंसान के तौर पर और इंसान से भी ऊपर एक नागरिक के तौर पर क्या हम एक ऐसा समाज बना पाए हैं जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री बराबरी के स्तर पर एक दूसरे के साथ संवाद कर सके? तो इसका जवाब, माफ कीजिएगा, सिर्फ एक है, नहीं। हम एक समाज के तौर पर इतने संवेदनशील अभी नहीं हुए हैं कि बराबरी के स्तर पर संवाद करती हुई महिलाओं को बर्दाश्त भी कर सके। तो सारिका के साथ क्या हुआ? एक सज्जन है, उनका नाम है आशुतोष कुमार। वो अपने आप को भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन, एक तो ये नाम इतना शानदार है, उनको लगता होगा कि एक ही नाम में सब ठूस देना है। तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का अध्यक्ष बताते हैं उन्होंने खुद को। उन्होंने सारिका के बारे में, जो कि आरजेडी की राजनीति में सक्रिय हैं, बिहार में प्रवक्ता हैं और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो आशुतोष कुमार ने एक, वो सारिका खुद बताएंगे कि वो मसला क्या था, लेकिन लिखा ये कि हम, वो हालांकि बताना भी, उसको पढ़ना भी अपने आप में बड़ा फूहड़ है, लेकिन मैं उसका रेफरेंस इसलिए देना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि किस स्तर पर राजनीति में बातें जा सकती हैं और तब जब महिलाएं सामने आने की कोशिश करती हैं। और उन्होंने और मैं तो पूरे सम्मान के साथ आशुतोष कुमार का नाम ले रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि सारिका पासवान के मैं कपड़े उतारूंगा, उनको पटना की सड़कों पर घुमाऊंगा, वो 2-200 4-400 रुपए के लिए बिकती हैं, और इससे भी ज्यादा फूहड़ बातें। सारिका, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये बात इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि लोगों को अंदाजा हो कि महिलाओं के लिए कितनी खराब परिस्थितियां हैं काम करने की, तब जब वो अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे है कि ये आशुतोष कुमार को क्या आप पहले से जानती हैं और किस मुद्दे पर वो इस कदर भड़क उठे? अ, बिल्कुल विवेक जी, आपने जिस तरह नवीन जी सॉरी आपने जिस तरीके से कहा कि उन शब्दों को आपने बोला, एक बारी जब मैंने भी पहली बार जब उसकी लिखी गई बातों को मैंने पढ़ा था, तो थोड़ी मैं शॉक्ड हुई थी कि आखिर ये इंसान है हम्म। कौन? और कैसे इस नीचता की हद तक जाकर के एक किसी महिला के बारे में, जिसको कि मैं तो उसे बिल्कुल नहीं जानती जी। हूँ। आई डोंट नो कि वो मुझे कितना जानता है या नहीं जानता है।
और मैं तो सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और मेरे कई वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पे हैं, मैं प्रतिदिन न्यूज़ चैनल्स की डिबेट में बैठती हूँ, तो निश्चित रूप से उसने मुझे ज़रूर देखा होगा। लेकिन मुझे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इस तरह के किसी भी व्यक्ति को सर्च मारूँ या उसको स्टॉक करूँ। और बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रही हूँ मैं आपको नवीन जी कि मैंने इसे कभी पहले ना देखा, ना जाना, ना मैंने कभी इसको सोशल मीडिया के ज़रिए या कहीं पे भी मैंने इसको खोजने की प्रयास किया और अभी भी नहीं कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात हुँ, है कि अभी भी मैं उसके किसी भी डाले गए पोस्ट को ना देखती हूँ, ना सुनती हूँ और बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। या यूँ कहूँ कि मैं उसे एक भी व्यूज़ अपने अपने तरफ से तो नहीं देती हुँ, हूँ। अगर कोई किसी ने मुझे बता दिया या कोई क्लिप मुझे किसी ने दिखा दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कभी भी उसे देखना पसंद नहीं करती हूँ। देखिए एक लोकतांत्रिक तरीके से मैंने किसी व्यक्ति का विरोध किया, जहाँ मैंने ज़िंदाबाद और मुर्दाबाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुँ। किया और ब्रह्मेश्वर आप तो मुखिया को पत्रकार हैं और लेकर आप भी कोई बात जानते शायद हैं। आपने कही थी। क्या थी जी, वो बात? जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए बार-बार अभी हमारे बिहार में तो चूँकि इलेक्शन है और कई विपक्षी दलों के द्वारा कई पोस्टर्स पूरे बिहार में चिपकाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी एक चाराचोर का बेटा है और लालू जी के शासनकाल में नरसंहार हुआ करता था। ये ऐसे 2 ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे बार-बार बिंग प्रवक्ता फेस करना हुँ, पड़ता है। तो भाई मैं पूछती हूँ कि अगर लालू जी चाराचोर के अक्यूज़ थे तो भाई जगन्नाथ मिश्रा भी तो थे। जगदीश शर्मा जी भी थे, तो जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश शर्मा क्यों नहीं चाराचोर हुए? हुँ, तो ये बिल्कुल तार्किक था। अगर आप कहते हैं कि लालू जी के शासनकाल में नरसंहार हुआ, तो मैंने पूछा कि ठीक है, मैं इस बात को कहती हूँ कि जो नरसंहार जिन्होंने हुँ, किया, बथानी हो, शंकर बिगहा हो, बाथे नरसंहार हो, ये सारे हुँ, कौन थे वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किनकी थी? रणवीर सेना की इन्वॉल्वमेंट हुँ। थी। तो मैं तो कहती हूँ कि उनका भी नाम लो कि आखिर तो उन्होंने ही तो इन अब यहाँ नरसंहारों एक को अंजाम रेफ़रेंस के दिया। लिए बस तो बता देते उनके हैं दर्शकों को कि रणवीर सेना दरअसल सवर्ण बहुल एक सेना थी और सवर्णों में भी अगर एक जाति की बात करें तो वो भूमिहारों की सेना थी जिसमें कुछ तादाद ब्राह्मणों की भी थी और वो दलितों के खिलाफ काम करते थे और उस समय चूंकि बटाईदारी प्रथा बहुत ब्रूटल लेवल पर थी तो गांव के गांव साफ कर दिए थे और रणवीर सेना एक प्राइवेट आर्मी थी जिसको उस खास जाति के लोगों ने चंदा देकर अपने स्तर पर खड़ा किया था एक हथियार बंद सशस्त्र आंदोलन के लिए जी बिल्कुल और मैंने इसे एवज में मैंने कहा कि एटलीस्ट मेरे में हिम्मत है कि मैं कहती हूँ कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद क्योंकि रणवीर सेना के द्वारा जो भी नरसंहार हम्म हुए, वो बिल्कुल मैं उसे जायज़ नहीं मानती हम्म हूँ। बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने कल भी बोला था और आज भी मैं अपने कहे गए बातों पे स्टैंड करती हूँ, मजबूती के साथ स्टैंड कर रही हूँ। और देखिए इस बयान के बाद ये व्यक्ति का पदार्पण हम्म हुआ, सोशल मीडिया पे मुझे कुछ आशुतोष लोगों ने कुमार का इसके क्लिप्स भेजे। जी, जी, इसके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट है, किन्हीं लोगों ने भेजा और निरंतर मुझे कॉल आना शुरू हो हम्म गया। मतलब तब तक मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन मुझे कॉल बहुत आने लगा। मैंने इन जनरल मैं फ़ोन उठाती हूँ, सभी के फ़ोन मैं उठाती चाहे दिन हो, रात हो, मैं कभी भी उठाती हूँ, 24/7 चूँकि मैं जिस सामाजिक जीवन में जी रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर कोई मेरा कार्यकर्ता, मेरे कोई पार्टी के वर्कर अगर मुझे 12 बजे रात, 2 बजे रात में भी फ़ोन कर रहे हैं, हम्म तो मैं उठाती हम्म हूँ उनके कॉल। तो मैंने उठाया आदतन, मुझे पहले तो पूछा गया, "सारिका पासवान बोल रही हो?" मतलब टोन तो यही था बोल रही हम्म हो, तो मुझे लगा हो सकता है कि कोई हम्म होंगे, बड़े-बुज़ुर्ग हम्म कोई ऐसे जो मेरे जानने हम्म वाले। मैंने बोला, "हाँ जी, मैं सारिका पासवान हम्म बोल रही हूँ।" "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परमेश्वर मुखिया के बारे में ये बोलने का?" तो मैंने बोला, "भई जो भी बोला मुझे किसी के बारे में अगर कुछ बोलना है तो क्या मैं आपसे पूछ के बोलूँगी? हम्म भाई संविधान ने मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है। हम्म अगर मैं किसी के विचारधारा से इत्तेफ़ाक नहीं रखती हूँ, तो मैं अपनी तो राय दे ही सकती हूँ किसी भी व्यक्ति पे।" हम्म और मैंने बिल्कुल कहा कि सभ्यता के साथ मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला तो बिल्कुल अपने ज़बानी जो कहते हैं शस्त्र के साथ जो मैं मर्यादित तो नहीं, अमर्यादित और बहुत ही नीचता वाले शब्द जिसको मैं शायद रिपीट ना करूँ, जो आपने उस व्यक्ति के लिखे जी हुए पोस्ट को पढ़ा, वो मैं बार-बार पढ़ती हूँ। लेकिन जिन गालियों का ज़िक्र फ़ोन पे मुझे मिलना शुरू हुआ, वो वो मैं नहीं बोल पाऊँगी जी आपको। नहीं मैं समझ सकता हूँ नवीन जी हाँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि वो बिल्कुल कल्पना के परे था और नीचता की हद से भरा हुआ। मुझे लाइफ़ थ्रेट देना शुरू किया गया और नॉन स्टॉप कॉल। मैं एक कॉल रखती थी, दूसरा कॉल आ रहा आपको था, लगता फिर है दूसरा कि कॉल, फिर आपका तीसरा कॉल। नंबर लीक किया गया है डेलिबरेटली
नहीं, फिर मुझे ना कुछ व्हाट्सएप पे मुझे कुछ लोगों ने, मेरे लोगों ने पोस्ट भेजी कि दीदी हुँ, देखिए, आपके खिलाफ ये बंदा जो है ये क्या लिख रहा है ये, तो तब मुझे लगा अच्छा ये हुआ है। तब मैंने वो सारे पोस्ट हुँ, देखे और तब मुझे 1-2 लोगों से जब मैंने बात करा तो मुझे पता चला कि अरे ये तो ही इज़ अ मतलब आदतन उसकी है, ये पुराना, ये इसका इतिहास रहा है कि ये ब्रह्मेश्वर मुखिया पे की बात जब आती है तो उसको सो कॉल्ड उनको भगवान बोलना शुरू कर देता है, खुद को उनका शागिर्द बोलना शुरू करता है। पर हकीकत तो ये है कि जिन लोगों ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की, ये बंदा उनके ही हत्यारों से चंदा भी वसूली करता है। जो ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्याकांड में जो गवाह हैं, आज तक इन इसने उन गवाहों के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ, कभी उनकी कोई सुध नहीं ली, फिर भी कहता है कि मैं ब्रह्मेश्वर मुखिया का मैं शागिर्द हूँ, वो में हमारे भगवान हैं। तो बेसिकली इसकी इसकी जो मंशा थी, वो साफ थी। क्योंकि देखिए सदियों से और सालों से हमारा जो समाज है, बहुजन समाज, दलित समाज जो हुँ। है, वो प्रताड़ित रहा है, शोषित हुआ है। और जब ये शब्द जो आपने पढ़े होंगे कि साड़ी साया खोल करके तुम्हें घुमाऊँगा कपड़े उतार कर और ना ₹200-200 जाने और पता नहीं क्या-क्या, कपड़े मतलब मुझे उतार करके हर 2-200 बारी मेरे रुपए रोंगटे में खड़े हो रहे हैं ये बोलते लौंडिया हुए। लौंडिया, छपरी और ना जाने, तो मैं थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हुई। लेकिन फिर मुझे याद आया, अरे! ये नया क्या बोल रहा है? ये तो वही बोल रहा है जो मणिपुर में हुआ, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, हाथरस में हुआ, हमारे पूर्वजों ने झेला है। रणवीर सेना ने जितने भी नरसंहार किए, उसमें दलित महिलाओं की हत्या, उनके स्तन काटे गए, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, बेरहमी से उनका कत्ल किया गया, गर्भवती महिलाओं के पेट को फाड़ करके उसके बच्चों को निकाला गया, उनके बच्चों की हत्या की गई और ये जिस तरीके का भाषा इस्तेमाल कर रहा था, रणवीर सेना को ये साबित कर रहा था कि उनकी मेंटालिटी क्या रही थी और क्या है। तो ये समर्थक है उनका, ये उसकी भाषाई जो उसने पोस्ट किया था जिस भाषा में, वो साबित करता है वो। और मैं इसका विरोध करती हूँ, कर रही थी मैं और अभी भी विरोध करती हूँ मैं। सारिका, इसके बाद आपने क्या किया? ये आपने पढ़ा, आपको ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आए, जी। इसके बाद आपने क्या किया? पॉलिटिकल लेवल पर क्या किया और लीगल लेवल पर क्या किया? देखिए, जब मुझे अनगिनत कॉल आने शुरू हुए, तो मुझसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि हमारे हमारे समाज के लोग, हमारे बहुजन भाई-बहनें जो हैं, सबों के सबों तक ये बात पहुँच गई क्योंकि देखिए एक सोशल मीडिया ये माध्यम है, फ़ेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, जो मुझे लगता है कि हर एक एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। अगर कोई किस तरह के भी वीडियो या कोई स्टेटमेंट डालता है, तो मुझे लगता है कि आग की तरह वो बात फैल जाती है और ये बात भी बिल्कुल आग की तरह उस समय फैल गई। मुझे कॉल आ रहे थे, मैं अवॉइड कर रही थी, मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी, लेकिन मैं नंबर देख-देख कर उठा रही थी कि ट्रू कॉलर में कौन है। मीन्स कि अगर टाइटल्स देख रही थी मैं, मुझे लगता था हाँ, चलो शर्मा, सिंह, इस तरह के जो भी टाइटल आ रही थी, मैं अवॉइड कर रही थी, मैं नहीं उठा रही थी। क्योंकि वो फ़ोन उठाने के साथ ही मुझे गालियाँ सुनने को मिल रही थी और मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि मैं भी बदले में वही भाषा का इस्तेमाल करके उनको दूँ। क्योंकि बाद में तो वो मेरे रिकॉर्डिंग्स भी चलाएँगे और मेरा चरित्र हनन तो ख़ैर वो कर उन्होंने पहले ही कर दिया था, कैरेक्टर असैसिनेशन तो उन्होंने अपने पोस्ट में सारिका कर ही दिया था, सारिका लेकिन मैं चूँकि नहीं चाह रही थी कि मैं किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगा कि जो लोग आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, जो बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग ओबीसी भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ऐसा नहीं, लगा किसी बिल्कुल, मोड़ पे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सैकड़ों कॉल आए और सैकड़ों व्यक्तियों में जो लोग मुझे गाली देने वाले हुँ, थे, वो अपने आप को सो कॉल्ड ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थक, आशुतोष के समर्थक, ब्रह्मेश्वर मुखिया के भी समर्थक मुझे वो कम लग रहे थे, मुझे वो वही लग रहे थे, जो उसके एक ग्रुप या वो जो 10-20 जो कहते हैं लोगों की जो उसने एक संगठन बना रखी है, जिनको कि उन्होंने पाल रखा है कि समय-समय पे ऐसी गतिविधियों को वो अंजाम दे सके, वही थे वो लोग। मैं थोड़ी उस समय मैं अवॉइड करना ज़रूरी समझी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इतने निरंतर कॉल इतने आ रहे थे और लगातार उसके पोस्ट जो है वो वायरल हो रहे थे, तो मैं फिर लाइव हुँ, गई। मुझे लगा सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे इसको जवाब देना उचित हुँ, होगा और मैंने फिर एक लाइव किया, एक छोटा-सा लाइव किया मैंने 15 मिनट का लाइव किया, जिसमें मैंने उसके सारे कृत्य को उजागर किया और साथ ही साथ मैंने उसे बता भी दिया कि देखो मैं डरने वाली नहीं हूँ, 1990 से पहले का ये दशक नहीं है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान से चलने वाला देश है और जो बाबा साहेब ने हमें शिक्षा से हमें जो मजबूती प्रदान हमारे अंदर की है, जो ताकत है संविधान का, कोर्ट का, कानून का, अपने अधिकारों को समझने वाली मैं स्वतंत्र हूँ,
महिला, मैं मजबूत हूँ अपने विचारों से और तुम्हारे ऐसे गीदड़ धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। तो इसके बाद आशुतोष ने हमारे माफ़ी साथ माँग ली आपसे? नहीं, माफ़ी तो बिल्कुल नहीं माँगी, उसने ये कहा एक्सक्यूज़ दिया हुँ। उसने कि हमारे सोशल मीडिया को अच्छा, हमारा उसने आईटी ये सेल कहा के कि ये द्वारा इस तरह मैंने के नहीं पोस्ट किया है। डाले गए। हाँ, मैंने नहीं किया बट एक्चुअली हम आप भी जानते हैं कि अगर आपकी रिवॉल्वर लाइसेंसी रिवॉल्वर से अगर गोली चलती है, तो इसके लिए तो आप ही से सवाल किए जाएँगे। हुँ, तो ये तो बिल्कुल ही बेहुदा और बचकानी बात थी जो उसने लिखी थी पोस्ट। लेकिन अगर लिखा भी था, अगर वो उस पे कायम भी जी। रहता, तो 1 सेकंड के लिए मुझे समझ में भी आती। मैं लगातार उसके कॉल धमकियों वाले लाइफ थ्रेट, रेप थ्रेट, बाहर मत निकलना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुमको मज़ा चखा देंगे, तुम लोग ये हो मतलब मैं हुँ, लगातार हुँ, मेरा हुँ। मतलब मुझे अनगिनत मेरे फ़ोन जो है वो बज ही रहे थे। फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे एक लीगल एक्शन लेना चाहिए क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल उसने पर्टिकुलर मेरी जाति को लेकर के महिला होने के नाते और मुझे जिस तरीके से उसने थ्रेट दिया, तो मुझे एक लीगल एक्शन लेना चाहिए और फिर मैंने अगले दिन सुबह जाकर के मैंने एससी/एसटी थाने में जाकर के उसके खिलाफ पटना में। एफआईआर दर्ज किया, तमाम चीज़ों की जी, हाँ। बिल्कुल। पटना में मैंने और साथ ही साथ मैं जाकर के मैं एससी/एसटी कमीशन में भी मैं गई और वहाँ भी जाकर के मैंने अपनी बातों को वहाँ पे रखा और मैंने माँग की कि ऐसे लोग जो है वो सभ्य समाज में खुले घूमने लायक नहीं, उनकी गिरफ्तारी अविलंब हुँ, हो और साथ ही साथ मैंने कभी भी मैं कमज़ोर एक्चुअली हुई भी नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 1 सेकंड के लिए भी कमज़ोर नहीं हुई थी और क्यों होऊँगी मैं? कोई भी इस तरह के ऐरे-गैरे मतलब जो कहते हैं लोग आकर के आपको आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करे, आपको धमकियाँ दे, हम डर जाएँ, हम भई मैं तो पुलिस वाले की बेटी रही हूँ और मैंने देखा है ऐसे लोगों को हमेशा ही बचपन से ही पेड़ में बंद करके मार खाते हुँ। हुए। तो मुझे तो बिल्कुल याद आ गया कि ये तो उसी प्रवृत्ति का कोई इंसान है। लेकिन मैं मुझे जो लीगल एक्शन लेना था, वो मैंने लिया और ठीक उसी दिन जब मैंने लीगल एक्शन लिया तो मतलब मैं थाने में ही थी, मुझे पता चला कि मेरे साथ जो हमारे थे, कुछ मित्र थे, हमारे समर्थक थे, उन्होंने कहा कि दीदी देखिए वो लाइव आया है फिर से और उसने लाइव में फिर वही उन्हीं बातों को पुनः दोहराया। उसने दोहराया हुँ। दोहराया, जो उसने पिछली रात अपने सोशल पर मीडिया लिखा था और कहा किसी और ने हैंडल कर पे दिया जाकर है, के वही जो बात आकर लिखा उसने था। कही हाँ। बाकायदा। कही, बाकायदा उसने कही उसने 2-4 पीसी के लिए अपने समर्थक रिपोर्टर्स को भी बुलाया, जो आए और उसके कुछ पता बाकायदा चला और सारिका मैं वो बताऊँ कि जो आदमी लोग कहाँ का है, कहाँ रहता है, क्या करता है? कोई जानकारी मिली आपको? देखिए अ, जैसे लोगों के द्वारा मुझे पता चला कि वो गया किस कहीं रहने वाला है वो और बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल उसका लिया नहीं क्योंकि अब चूँकि मैंने थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया, तो मुझे लगता है अब ये पुलिसिया कार्रवाई का विषय हुँ। है। मैं क्यों सर्च मारूँ कि वो कौन है, नहीं है? मुझे सचमुच उस इंसान से ये कोई मतलब सुरक्षा नहीं है। के लिहाज लेकिन उसने से जो कम हरकत इतना की तो मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है कि जो धमका रहा है और जिसके पीछे इतने सारे लोग धमका रहे हैं, वो इंसान है कौन, क्या करता है? नहीं सबसे मज़े की बात है नवीन जी, उसके पीछे कोई लोग नहीं है। वही 2, 4, 10 लोग हैं जो तरह-तरह के नंबरों से आपको कॉल करते हैं, आपको थ्रेटन कर रहे हैं और बाकी उसके पीछे कोई लोग नहीं है। क्योंकि जिस कम्युनिटी की वो बात करता है, उस कम्युनिटी से सारिका भी मुझे कई आपकी अपराध पार्टी लोगों ने फ़ोन के किया। जी। नेता तेजस्वी यादव ने आपके समर्थन में ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि जी। भारतीय जनता पार्टी के पीछे से काम करने वाले अघोषित तौर पर। आपको लगता है कि इसके पीछे भाजपा भी हो सकती है या भाजपा की कोई शाह हो सकती है? नहीं देखिए, जब पहली पोस्ट डालने के बाद जब उसने डिलीट मारा, तो हमें लगा कि शायद चलो उसके ने अपनी गलती को रियलाइज़ हुँ, किया। लेकिन जब अगले दिन सुबह वो लाइव आकर के तो वो तो साबित हो गया कि कहीं न कहीं से वो संपोषित हो रहा हुँ, है। एक बैक सपोर्ट उसको किसी पार्टी के द्वारा मिल रहा है और वो उस उनके ही हिम्मत पे, बल पे वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, नवीन जी सबसे बड़ा प्रश्न है कि कोई एक व्यक्ति सोशल मीडिया पे खुलेआम किसी महिला को, वो भी एक नोन फेस हुँ, है। मैं नोन फेस अपने आप को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एटलीस्ट मैं मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और आप अगर उन पे अभद्र टिप्पणी के साथ-साथ आप उनको ये थ्रेट दे रहे हैं कि आप उन्हें नंगा करके पटना में घुमाएँगे और सत्ता जिनकी है बिहार में, वो दम भरते हैं कि हम आधी-आबादी के साथ हुँ, हैं, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम इतना बढ़िया है। कुछ ऐसे आयोग हैं जो स्वतः ही संज्ञान लेते हैं कई विषयों पे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वाला प्रकरण अगर आपको हुँ, याद हुँ। होगा,
मतलब लालू प्रसाद यादव जी को तो पता भी नहीं था कि सामने जो व्यक्ति है वो बाबा साहब जी की फोटो लेके आया भी है या नहीं आया है। लेकिन SC/ST कमीशन ने स्वतः संज्ञान ले लिया हुँ, था। लेकिन ऐसा विषय जो उनके ही समाज की एक बहन और बेटी को खुलेआम सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियाँ दे रहा है, उनका चीरहरण की बात कर रहा है और सरकार ने संज्ञान तक नहीं लिया। मुझे सारिका अगले दिन आखिर हाँ, थाने तक जाना पड़ा। जी। नहीं, नहीं आप अपनी बात पूरी करें। मतलब मुझे अगले दिन थाने तक जाना पड़ा, आयोग तक जाना पड़ा, तो आप समझ रहे हैं कि क्या व्यवस्था है जो बिहार में चल रही है। आपको सत्ताधारी दलों के नेताओं के क्या कोई फ़ोन आए आपके समर्थन में कि हम न्याय चाहते हैं, खासकर चिराग पासवान की पार्टी से? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने कॉल नहीं किया, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि चिराग पासवान जी के दल से हज़ारों लड़कों ने मुझे कॉल किया, जो जिन्होंने बाकायदा कहा कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी में मैं इस पद पे हूँ, लेकिन बावजूद इसके मैं दलगत से उठ कर के, चूँकि आप हमारी बहन हैं और हमारी बहन और बेटियों के खिलाफ अगर इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल अगर कोई भी हुँ, करेगा, तो हमें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस दल में काम कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, एक कहीं न कहीं एक चेतना जगी लोगों में, क्योंकि हमारे बहुजन समाज, हमारी दलित समाज जो है हुँ, ना, बहुत लंबे समय से अंतराल से खामोश हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सदन के अंदर मज़ाक उड़ा दिया जा रहा है। हमारे नेता जो उसी समाज से आते हैं, वो चुप बैठे हैं। हमारा समाज भी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया उस पे नहीं दिखा पाता है। इन्हें लगता है कि वो शायद दौर मिट गया, वो दौर जो सदियों से हमारा शोषण होते आया था। लेकिन ये भूल गए थे कि हम अगर आज चुप हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम बोलेंगे, तो हमें कुचलने का प्रयास किया जाएगा और ये घटना जो है ना, उसी बात को चरितार्थ करता है। आज अगर मैंने बोलना शुरू किया, तो आज वही सामंती, वही मनुवादी, वही मनुस्मृति को मानने वाले लोग, उसी सोच को रखने वाले लोगों ने मेरे ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। तो अ, लेकिन एक बात है कि इस घटना के बाद हमारे तमाम बहुजन भाई, हमारे दलित भाई, सबों का समर्थन, मैं बता नहीं सकती आपको नवीन जी के किस कोने से, किस दल से, चाहे वो बहुत अनगिनत दलों में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन सबों का साथ और समर्थन मेरे साथ हुआ और वो लोग कह भी रहे हैं अभी भी प्रतिदिन कि आप बस एक आवाज़ देकर देखिएगा, आपके घर के बाहर हम दरबानी करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हुँ। एक तरह से सारिका कह एक लीजिए तो बहुत मैं बहुत बेसिक सा ओवरवेल्म सवाल हूँ कि आपने जी। कहा कि आप पुलिस वाले की बेटी हैं। तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? और ये सवाल इसलिए है ताकि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं हालात को और ख़ासकर महिलाओं के संदर्भ में, वो समझ सकें कि आप कितने संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँची हैं और यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर आपको ये सुनना पड़ रहा है, तो किसी साधारण स्त्री के लिए हालात कितने भयावह होंगे? अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएँ। बिल जी, बिल्कुल, बिल्कुल नवीन जी, कभी मैंने कभी किसी सोशल मीडिया पे या मैंने माध्यम से नहीं अपनी बैकग्राउंड की जाए, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि दूर-दूर तक मेरे घर में कोई भी पॉलिटिकल नहीं नहीं है। है। आप पहली अभी पीढ़ी मैं हैं, जो राजनीति बिल्कुल में नहीं, आई हैं। मैं क्या बात पहली है! बिल्कुल, पहली पीढ़ी हूँ और जब मेरी और पहली ये बार बड़ी मेरी खूबसूरत एक बात लाइव है मेरे कि भाई आपके ने देखी। परिवार की पहली पीढ़ी जो राजनीति में आई है, वो महिला है। ये आप कह सकते हैं और मुझे याद है जब मेरे भाई ने पहली बार मेरा एक वीडियो देखा था, मतलब किसी मैं डिबेट में बैठी हुई थी एंड ही वाज पोस्टेड आउटसाइड ऑफ बिहार एंड ही कॉल्ड मी, अरे ये कब हुआ, सारिका कब चली गई यहाँ इस पार्टी में, क्या कर रही है वो वहाँ। तो इट वाज लाइक, क्योंकि मैंने जब पार्टी जॉइन किया तो आई डिड नॉट शेयर विद एनीवन, नॉट डिस्कस्ड विद एनीवन, इट वाज लाइक माय चॉइस कि आई वांटेड टू वर्क विद, क्योंकि तेजस्वी जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे, याद है इसके पहले वाले हमारे में, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम और मैं चाहती थी कि मैं एक किसी संस्था से जुड़ूं जहां मैं काम कर सकूं, मास लेवल पे लोगों के लिए काम कर सकूं और मेरे अंदर वो थी वो भाव कि मैं रिप्रेजेंट करूं अपने लोगों को। तो उसी भावना के साथ मैं मैं गई, मैं बाकायदा समय लेके मैं गई थी तेजस्वी यादव जी से मिलने एंड आई सेड कि आई वांटेड टू वर्क विथ यू, विथ योर पार्टी, एंड ही सेड, बहुत वार्मली उन्होंने वेलकम किया कि नहीं नहीं, बिल्कुल सारिका जी आप आइए। एंड आफ्टर सम टाइम उन्होंने मुझे कहा कि मतलब आप चाहेंगी प्रवक्ता बनना? हमने कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं, जो भी ज़िम्मेदारी दी जाएगी डेफिनिटली आई विल डू दैट, और मैंने फिर प्रवक्ता वाला काम मैंने शुरू किया शुरू। तो सारिका आपने राजनीति में देखा कि किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है एक महिला को लेकर और ख़ासकर तब जब वो महिला दलित, आदिवासी, पिछड़े समुदाय से आती है। आपने मीडिया में भी इसको झेला है, समाज में तो झेल ही रही हैं, आपको लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं और
कपड़े फाड़ देने की, घसीट लेने की और बहुत उससे भी बेहूदी धमकियाँ दी जा रही। आपको क्या लगता है मीडिया में ये मुद्दा क्यों नहीं बनता है? क्यों जो मुख्य धारा का मीडिया है वो इसको मानता ही नहीं है कि इस पर कोई बात भी होनी चाहिए? क्या इसकी वजह ये है कि हिंदी के जो टेलीविज़न चैनल हैं ख़ास तौर पर और जो अखबार भी हैं, उनका ढाँचा बहुत सवर्णवादी है और सवर्णवादी से भी ज़्यादा अगर इसको नैरो डाउन करें, तो ब्राह्मणवादी है, ये कहीं न कहीं कारण है। बिल्कुल है नवीन जी, क्योंकि जितने भी प्राइम मीडिया चैनल्स हैं या बड़े जो जिनको हम लोग कहते हैं मीडिया हाउसेस जो हैं, वो कहीं न कहीं जातिवाद के शिकार हैं। और ख़ैर अब मजबूरी है उनकी कि वो अगर ऑपोज़िशन वाले अगर पार्टी के प्रवक्ताओं को ना रखें तो उनका डिबेट जो है वो कंप्लीट ना हो, लेकिन बावजूद इसके हुँ। कहीं न कहीं तो वो वो है, चिल्लाएँगे किसके ऊपर? वो चिल्लाएँगे किसके ऊपर, किसे वो दबाएँगे, किसे वो हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पे, जाति के नाम पे, आखिर वो किन विषयों पे बात करेंगे, किसे बोलेंगे वो? ज़ाहिर-सा बात है बीजेपी का 2 प्रवक्ता बैठ कर के तो एक-दूसरे को नहीं कहेगा तुम चारा चोर, तुम मैं छप्पन घोटाले का बेताज बादशाह। तो उन्हें कोई तो कोई चाहिए ना जिसको कि वो कटघरे में खड़ा करे और चिल्लम-चिल्लौटा एक हुँ, टीआरपी की एक राजनीति हो। देखिए मैं इसलिए मैं कह रही हूँ ये बात क्योंकि मैंने एक बयान दिया था पर्टिकुलर एक हमारे लालू जी पे स्मृति ईरानी का बयान था, तो मैंने बगैर उनका नाम लिए मैंने उनको रिप्लाई एक कोट किया था। उसके बाद मुझे ऐसी स्थिति हो गई थी कि बीजेपी में एक लेटर सर्कुलेट हुआ था मेरे नाम से कि अगर सारिका पासवान किसी डिबेट में बैठेगी तो हमारे भाजपा की तरफ से कोई प्रवक्ता नहीं बैठेगा और बाकायदा एक लाइव डिबेट में एक प्रवक्ता ने ये बात बोलते हुए खुद को वहाँ से हट भी गया पुल था आउट वो, कर लिया। हुँ, एकदम। और इसके बाद ये मैंने चीज़ें देखी कि कई ऐसे मीडिया हाउसेज़, बड़े मीडिया हाउसेज़, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन हुँ, उनके बड़े-बड़े वैन होते हैं, उनकी बड़ी छतरियाँ होती हैं, जो वो सारे सिस्टम वो लेकर के कैरी करते हैं। आपके घर पे आते हैं, लंबी ल मतलब बहुत किलो मतलब मीटर्स की तारें होती ओबी हैं, वो वैन। पूरा हुँ, हाँ, वो भी बैन जो भी है लेकिन आपने एक वर्ड्स में बोला और वो सेटअप हुँ। करते हैं, घंटों तैयारियाँ करते हैं, फिर डिबेट शुरू होता है। और मैं कई बार मैं उनके साथ डिबेट में बैठी हुई और पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया। बाद में मुझे जो हमारे सामने जो लोग रहते हैं, 1-2 बंदे जो आते थे, वो कहते थे कि सॉरी मैम डिबेट खत्म हो गया। हमने अरे! कैसे खत्म हो गया? मैं तो स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही थी। ऐसा भी नहीं था कि कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट था या एरर था कि हुँ, नहीं मैं हुँ। सुन भी रही थी बावजूद इसके, तो मुझे एकदम लाइव डिबेट्स में मुझ मेरा इस तरीके से तिरस्कार किया गया। मैं तो उसको तिरस्कार ही मानती हूँ। क्योंकि आप क्या इसका आधार गेस्ट जाति है सारिका? आपको महसूस होता है कि जातिगत वजहों से भी आपको चैनलों पर डिमीन किया जाता है? अ, देखिए ये तो हर जगह है। मुझे लगता है कि जाति एक फैक्टर ऐसा है जो मुझे लगता है हर जगह आज के समय में हमें फेस करना पड़ रहा है। चाहे वो मीडिया हो बहुत हुँ, मेन मीडिया जो स्ट्रीम है वो पर्टिकुलर प्रवक्ताओं को पिक एंड चूज़ करती है वो। और वो उन्हीं लोगों को चूज़ करती है जिनके पीछे टाइटल भी उनके कंफर्टेबल वाला होता है। हुँ, और वो हुँ। चाहे जो बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, उनके लिए वो चेहरा मायने रखता है क्योंकि कहीं न कहीं वो उनके कम्युनिटी से आते हैं और वो चाहते हैं उनको ही प्रमोट करें, उनको ही वो आगे रखें। तो ये है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ। कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं और ज़्यादातर वैसे बुरे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ बड़ी हिम्मत के साथ मैं कह रही हूँ कि ज़्यादातर लोग बुरे हैं, ये मजबूरी है उनकी कि हमारे बिना उनका डिबेट नहीं हो सकता है। अदरवाइज़ वो प्रवक्ता भी अपना खुद ही हम पार्टियों को देना शुरू करें, कि भाई ये लो ये प्रवक्ता मैं आपको दे रहा हूँ, अब इन्हीं को भेजना मेरे चैनल में तुम। तो इस तरह की भी चीज़ें वो कर सकते हैं और लेकिन चलिए नहीं चलता है हुँ। उतना, तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। नहीं, हम आखिर में हम ये उम्मीद करें कि ये हालात बदलना चाहिए और खासकर महिलाओं के लिए और महिलाओं में भी दलित, पिछड़े समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए, आदिवासी समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए, ये समाज और बेहतर होना चाहिए और ये किसी पार्टी की, किसी केवल एक विशेष समुदाय की ज़िम्मेदारी नहीं है। एक मनुष्य के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर और तरक्की पसंद इंसान के तौर पर हम सब की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आस-पास की महिलाओं को, जो भी हमारे आस-पास रहती हैं, उनको न केवल सुरक्षित महसूस कराएँ बल्कि उनको यकीन दिलाएँ कि इस संसार में, इस समाज में वो बराबर की भागीदार हैं और उनको बराबर मौके मिलेंगे और अगर कल को उनके साथ कुछ घटना घटती है,
तो उसके खिलाफ पूरा समाज उठकर खड़ा होगा और उसके बहिष्कार की शुरुआत की जाएगी। तो हम आपकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारिका कि आप अपना ध्यान रखेंगी, सुरक्षित रहेंगी और जी, इस लोकतंत्र में, संविधान में अपनी आस्था बनाए रखेंगी और आपको बिल्कुल। एक बार फिर से सलाम क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से मोर्चा लिया है और हम सब एक मनुष्य के तौर पर इस लड़ाई में आपके साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद नवीन जी। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। धन्यवाद सारिका।